हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल कोर क्लासेस पे। इस वीडियो में हम लोग करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस। अब आप लोगों को केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस मिलने लगे होंगे। पहला वीडियो अपलोड हो चुके, 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अब आप लोगों को मिल रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के क्वेश्चंस। मैथ के भी पीछे करवा चुके हैं, जाके अगली प्लेलिस्ट से जो पहले वाली प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा। बाकी जो लोग चैनल पे नए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। समय को ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है, टॉप 50 एमसीक्यूज। आपके स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा पॉइंट्स में टॉप 25 एमसीक्यूज, लेकिन नहीं, आज हम लोग को करना है टॉप 50 एमसीक्यूज, जो कि बहुत ही ज़्यादा 2010 से 2000 अभी तक के 2010 से लेके अभी प्रेजेंट टाइम तक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रह चुके हैं। ये सब क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, और कई बार पेपर में ये सब क्वेश्चन आए भी हैं। कोई भी इंक्वायरी करना होगा, नंबर है आपके स्क्रीन पे, तुरंत कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे करिए, कुछ भी करिए। चलिए आइए हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप लोग। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, तो क्या यह लकड़ी का टुकड़ा अल्कोहल में तो अल्कोहल में क्या होगा। एक लकड़ी का टुकड़ा अगर जल में तैरता है, अल्कोहल में यह टुकड़ा तैरेगा कि नहीं, कि क्या होगा बताइए। डूब जाएगा या डूबेगा और उठेगा, ऊंचाई पर प्लावित होगा, पहले की भांति ठहरा रहेगा, क्या होगा। अगर एक लकड़ी का टुकड़ा जल में कोई भी लकड़ी का टुकड़ा लेंगे, अगर जल में डाल दे रहे, तैर ले रहा है, तो अल्कोहल में यह डूब जाएगा, क्या होगा, डूब जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। चलिए, यदि एक क्षण चुंबक की लंबाई में 4 भागों में बांटा जाए, तब ध्रुवों की कुल संख्या होगी। अगर एक चुंबक की छड़ को 4 भागों में बांट दिया जाए तो ध्रुवों की संख्या क्या होगी। सीधी सी बात है, एक टुकड़े में 2 होते हैं, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। तो जब 4 हो जाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो कितना, सी वाला इसमें भी सही है, क्या हो जाएगा, सी वाला। कोई दिक्कत। साइज थोड़ी कम कर लें आप लोगों को, मुझे लग रहा है ज़्यादा डार्क हो जा रही है क्या। चलिए ठीक है। अगला क्या है, किसी नली से प्रभावित होने वाले द्रव का जब वेग बढ़ता है तो उसका दाब, तीसरा वाला पढ़ रहे। अगर कहीं नली में प्रवाहित होने वाला जो द्रव है जब वेग बढ़ता है तो उसका दाब घटता है, क्या हो जाएगा, दाब घटता है, बी वाला। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज करते हैं आगे। चलिए पढ़िए। चौथा क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन है। मान लीजिए कोई द्रव्यमान था जिसका भार कितना था, कोई वस्तु थी जिसका भार कितना था, m था। वो v वेग से गया, दीवार में टकरा गया, v वेग से, कोई स्पीड होगी, v वेग मान लिया गया है, और उसी चाल से वो वापस आ गया। तो पिंड का संवेग कितना हो जाएगा, 2mv। कितना हो जाएगा, 2mv, सी वाला। कोई दिक्कत, 2mv, सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किस पर एक बल डाल सकता है। एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किस पर बल आरोपित कर सकता है या बल डाल सकता है, ये पूछ रहा है। तो स्थिर चुंबक पर, या फिर गतिशील आवेश पर, या गतिशील चुंबक पर, या फिर इनमें से सब पर। क्या हो जाएगा, सब पर, इनमें से सभी। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत होगी तुरंत मैसेज करिएगा। चलिए, इंक्वायरी में आपको नंबर दे दिया है पहले ही मैंने। चलिए क्या है, छठा क्वेश्चन पढ़िए। दाब इनमें से नहीं मापा जा सकता है। दाब जो है वो कौन सा इसमें ऐसा मात्रक है जिसमें दाब को नहीं मापा जा सकता है। किलोवाट में, kgWT करके जो आ रहा है, kgWT, किलोवाट में नहीं नापा जा सकता है, डी वाला। किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखें। मानव में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में आने वाला लेंस है। अब मानव में, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मानव, हाँ चलिए चल रहा है। मानव में जैसे हम लोग की आंख वगैरह जब खराब हो जाती है तो उसमें कौन सा, जैसे अब हमें दूर की चीजें जब नहीं दिखती हैं तो हमें क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष। अगर निकट की चीजें नहीं दिखती है तो हमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। तो इसी में क्या बोला, निकट दृष्टि दोष। मतलब अगर हमें दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं तो हमें कौन सा लेंस यूज होगा हमारे लिए, कोई बताना चाहेगा। अवतल, कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अवतल दर्पण, बी वाला। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बी वाला। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, 8वां नंबर। 15 सेमी
15 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धक प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। अब ये सब जो क्वेश्चन है ये मैंने थ्योरी वीडियो में पढ़ा रखा है, बाकी इसका मैं आंसर बताते चल रहा हूँ। कितना हो जाएगा 8 नंबर का 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा ए वाला। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं, पढ़िए क्वेश्चन। चलिए हाँ, 9th नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान, अब ये इक्वेशन दे रखी है, किसके लिए सेटिस्फाइड करेगा ये देखना है। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर बराबर होता है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। सभी स्थान पर बराबर होगा? नहीं। चंद्रमा पर अधिक क्योंकि उसकी त्रिज्या कम है? ये तो कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है। पृथ्वी की अक्षांश पर निर्भर करता है, ये यही सही वाला है। क्या है? पृथ्वी की अक्षांश पर निर्भर करता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 10 नंबर, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का साधन है। ऐसे कौन सी यंत्र है कह सकते हैं जो, हाँ चलिए, ऐसा कौन सा यंत्र है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो कौन सा हो जाएगा? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन देखिए, जो यहाँ बोले तो दूसरी जगह पहुंचा देता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के भेज देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा छोटा कर लें कि चारों क्वेश्चन एक बार में हट जाएं, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जहाँ पे आप लोग हैं वहाँ तो सब पॉसिबल होगा। चलिए पढ़िए 11th नंबर क्वेश्चन, एक तरंग दृढ़ पटल से परावर्तित होती है, उसकी कला में कितना परिवर्तन हो जाएगा? कितना परिवर्तन हो जाएगा? अगर कोई एक तरंग जो है, अब ये सब अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो अच्छे से बता देता, ग्राफ बना के एक्सेस पे कि हाँ एक घूमता है तो इतना पाई वगैरह किससे, तब पाई होता मतलब 180 डिग्री का कि कितने बार पे घूम के हो रहा है, वो सब चीज़ें तो उसी पर बता सकता। इस पे नहीं तो क्या, एक तरंग दृढ़ पटल से परावर्तित होती है तो उसकी कला में कितना परिवर्तन होगा? पाई। कितना हो जाएगा? बी वाला, पाई। चलिए, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। अब कोई ठोस पदार्थ अगर ठोस से द्रव में उसको बदलना है, जैसे बर्फ को अगर उसको पानी में होना है, परिवर्तित होना है, तो उसे को क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलेंगे? बी वाला, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। चलिए अगला देखते हैं, किसी धातु 13 नंबर, किसी धातु की रेखीय प्रसार गुणांक अगर 0.000015 डिग्री सेल्सियस है, इसका क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक होगा तो इसका प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा? 0. ए वाला 0 क्या हो जाएगा? 2 गुना, मतलब 0.000030 डिग्री अपॉन सेंटीग्रेड, 30 अपॉन, ये अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, बटे में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं 14 नंबर, या और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग, आगे काम आएगा। यह तथ्य की धारा एक चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, इसके द्वारा खोजा गया है। किसके द्वारा होना चाहिए था? इनके द्वारा, हाँ मतलब इनके द्वारा, इनमें से किसके द्वारा खोजा गया है? मतलब ये तथ्य, ये लॉजिक किसने दिया था कि जो विद्युत धारा होती है वो एक चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, वो अपना समझ लीजिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या है ये सब चीजें? तथ्य किसने दी थी? ऑस्टर्ड ने। किसने दी थी? ऑस्टर्ड ने। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। हो गया, चलिए एक रह गया 15 नंबर। हाँ, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? जल्दी बताइए। 2 सेकंड। कितना होता है? 2 सेकंड, बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़िए 16 नंबर, सभी तारे इस प्रकार गतिशील प्रतीत होते हैं। किस प्रकार गतिशील प्रतीत होते हैं? जल्दी बताइए। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पूरब। क्या हो जाएगा? ए वाला, पश्चिम से पूरब। फिर 17 नंबर देखते हैं,
धन किरणें निम्न पुंज होती हैं। जो धन किरणें वो होती है कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रॉन तो मान लीजिए निगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो वही पूछ रहा है, बी वाला हो गया। अगला देखते हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की शक्ति 50 डायप्टर है, तो इसके द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? अगर 50 डायप्टर का कोई सूक्ष्मदर्शी है तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आवर्धन कितना हो जाएगा? 13.5, सी वाला। चलिए अगला देखिए, मानव आँख को देखने वाली प्रकाश तरंग दैर्घ्य है, जो मानव आँख को दिखने वाली, जो मानव आँख देख सकती है जिस तरंग दैर्घ्य को, वो कौन सी है? वो उसका क्या मतलब, वो कितनी है? तो 600 नैनोमीटर। कितना नैनोमीटर? सी वाला, 600 नैनोमीटर। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, पढ़िए क्वेश्चन बी 20 नंबर क्वेश्चन। यदि रेडार से वायुयान तक रेडियो तरंग को आने जाने में 10⁻³ सेकंड लगता है, समय लगता है, तो वायुयान की दूरी है कितना हो जाएगा? देखिए आप लोगों को एक मैं बात बताऊं, 10⁻, अगर -3 लिखा है कहीं तो इसका मतलब क्या होता है? 1/10⁻�0 मतलब 1/1000। अगर पावर -2 होती तो 100 हो जाता, और अगर पावर -5 होती जाती तो आगे उतने जीरो लगते, चाहे तो जितना पर पावर रहती है उतना बटे में कर दिया जाता है। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 वाले का? 150 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर। फिर 21 क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नांकित में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रतिचुंबकीय है? लोहा, अरे लोहा तो चुंबक भी हो जाएगा, और निकल या कोबाल्ट या विस्मथ, तो क्या हो जाएगा? विस्मित। क्या हो जाता है? बी वाला, विस्मित। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। 21 तक हो गया है हमारे क्वेश्चंस। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पढ़िए क्वेश्चन 22 नंबर। तरंग के शीर्ष की ऊंचाई कहलाती है, जो तरंग के शीर्ष का, जो तरंग के सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? अब मैं बता दूं, तरंग जैसे कि मान लीजिए आप लोग ये है, ऐसे 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 होता है, आवृत्ति तरंग वगैरह कुछ जानते हैं ऐसे बारे में। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं? आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। डी वाला आंसर सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखते हैं 23 क्वेश्चन देख रहे हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हमारा मोटर होता है 2-3 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, खांसी जुकाम बहुत हो गया था, गले में खराश, इसलिए थोड़ा सा वॉइस में भी क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर मिल रहा होगा। चलिए 23 क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो मोटर होता है हमारा वो किस सिद्धांत पर करता है? फैराडे के नियम पर। किस पे? ये सब चीजें याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगी। फैराडे के नियम पे। अगला देखते हैं, घरों में पंखे, 24 नंबर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। अब मैंने आप लोगों को क्रम भी बता रखा है, समांतर, मिश्रित, श्रेणी, ये सब क्रम होते हैं। तो ये सब जैसे घर में ये बात भी हुई थी, घर में पंखे, बिजली, ये बल्ब वगैरह किस उस पे कार्य, मतलब कौन से क्रम में लगे रहते हैं, ये सब बात हो चुकी है थ्योरी वीडियो में। लेकिन अब ये रिवीजन बैच चल रही है क्वेश्चंस की सिर्फ, तो यहाँ वैसे आंसर लगाते चलेंगे। तो घर में पंखों में घरों में जो पंखे लगे होते हैं बल्ब लगे होते हैं, वो किस क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब ये होता है जैसे ये कोई पॉइंट आया तो इस जगह से 2 हिस्से हो जाएं, फिर ये एक चीज़ यहाँ लग गई, एक चीज़ यहाँ लग गई, फिर यहाँ आगे बढ़ा, यहाँ कुछ लग गया, फिर यहाँ आगे कुछ लग गया, फिर भले ही आगे जाकर के एक हो जाए, यहाँ लग गया, फिर ये सीधे निकल गया। श्रेणी क्रम क्या होता है? अगर कोई चीज़ ऐसे सीधे लग रही है फिर यहाँ लगेगी, फिर उसी के आगे सीधे लगेगी। अब ये दो देखिए, ये और ये तो समांतर हो गए, लेकिन ये और ये जो हैं वो श्रेणी हो गए। ये वाला जैसे मैंने नीचे वाला बताया जो लाइन से जा रहा है, ये क्या है? श्रेणी क्रम। तो इसका क्या हो जाएगा? घर में जो पंखे लगे थे, बल्ब लगे रखे थे, अलग अलग से पॉइंट दिया जाता है कि सारे बल्ब अलग अलग से तेजी से जले, ये नहीं है कि एक ही जैसे सब जले। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? समांतर क्रम। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉ हो गया, टाइम लग रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। ये हाँ चलिए, इसका एक ऑप्शन नीचे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश का विद्युत सेल
25 क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं आप लोग। प्रकाश का विद्युत सेल विद्युत को प्रकाश में बदलता है, ये कैसे बदलेगा? ये तो बेकार बात है। प्रकाश ली जाएगी तभी तो विद्युत में बदली जाएगी। अब प्रकाश को विद्युत में बदलता है ये मान सकते हैं, प्रकाश का संचय करता है ये भी नहीं, विद्युत का संचय करता है ये भी नहीं। प्रकाश को जब एब्जॉर्ब करता है, प्रकाश को अपने अंदर लेता है और उसको विद्युत ऊर्जा में दे देता है, तो हम लोग पंखा उंखा चला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? बी वाला। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 25 हो गया क्वेश्चन, बधाई हो आप लोगों को। हमेशा हम लोग 25 ही लगा रहे थे, आज इससे ऊपर बढ़ेंगे। चलिए इसको इरेज करें। चलिए, दाढ़ी बनाने के लिए अधिक उत्तम दर्पण है। अब जो दाढ़ी बनती है, गए होंगे देखे होंगे। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को एक अलग टॉपिक पे ले जा रहा हूँ। वॉइस अपनी शक्ल ले आऊँ क्या? सॉरी, मैसेज आ गया था। चलिए फ्लाइंग मोड लगा देता हूँ, वेट अ मिनट। चलिए, दाढ़ी बनाने के लिए अधिक उत्तम दर्पण है। यहाँ पे कहने मतलब क्या है? आप लोगों के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि अरे सर जी दाढ़ी वाड़ी मतलब ट्रिमर रेजर ये सब बात तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए ये बात हो रही है कि जब हम अपना दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो हमारे सामने कौन सा मिरर हो, कौन सा शीशा हो, जिससे हमें आसानी से हो कि हमें क्लियरिटी से हम बना सकें, कटे अटे ना हो। जैसे आप लोग सैलून वगैरह में गए होंगे, नाऊ वाऊ की दुकान पे गए होंगे, तो वहाँ देखे होंगे दर्पण जो लगे रहते हैं वो थोड़ा घर वाले से अलग होते हैं। वहाँ चीज़ें डिफरेंस दिखती हैं, बहुत क्लियरिटी से बाल वाल दिखते हैं। कभी गौर करिएगा, नहीं किए तो आप करिएगा। और जैसे अब एक चीज़ और देख लीजिए, और रिक्शा में, ऑटो में बैठे हैं कि नहीं? ऑटो जो वो डीजल वाला पहले आता था, अब तो बैटरी वाले ई रिक्शा चल रहे, नहीं इनकी बात नहीं हो रही। जो पहले ऑटो वाले थे जो डीजल से चलते थे, उनके शीशे में भी पावर होती थी। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने के लिए अधिक उत्तम दर्पण है, तो कौन सा चाहिए उसके लिए? अवतल दर्पण। कौन सा चाहिए? अवतल दर्पण। 26 का बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अब देखिए 25 इंच, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर सब दिया है, इसलिए आपको बस मात्रक याद रखना है। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 28। गुलाब के फूल को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? जब आप गुलाब, लाल रंग का गुलाब या कोई गुलाब वगैरह को जब आप देखेंगे, तो जब धूप में उसको देखेंगे तो वो आपको काला रंग का दिखने लगता है। कुछ कुछ गौर करिएगा, घर में लाल गुलाब लगा होगा तो देखिएगा वो काला गुलाब दिखने लगता है। मतलब काला क्या? काला दिखने लगता है जब धूप उसके ऊपर पड़ती है। शुरू में तो जब अच्छी सुबह वाली धूप पड़ेगी तो चमकेगा, लेकिन जब दोपहर वाली धूप में जाइए तो आपको काला दिखने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाई जाती है। जो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें उपचाई वगैरह होती है, ये सब चीज़ें बात हुई होंगी, तो याद नहीं आ रहा है मुझे कि हुई है नहीं, लेकिन हाँ बात हुई होगी जब हम लोग थ्योरी क्लास कर रहे थे। तो ट्रांसफार्मर की जब क्रोड बनाई जाती है तो उसमें क्रोड मतलब बीच में जो पत्तियाँ लगती हैं। क्रोड का मतलब क्या होता है? ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा होता है, ऐसे यहाँ पे गोल ऐसे निकला रहता है, यहाँ कुछ ऐसे होता है, यहाँ फ्यूज होता है, इसके अंदर जो है वो ऐसे ऐसे क्रोड वगैरह कुछ लगी रहती हैं, तो वो मतलब पत्तियाँ। तो वो पत्तियाँ किस चीज़ की बनी होती है? नर्म लोहे की। डी वाला सबसे नीचे देखिएगा, नर्म लोहे की। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नर्म लोहे की बनी होती है। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बात होगी। चलिए 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? ये तो आप लोग तुरंत बता देंगे। चांदी क्या चुंबक जैसा काम करता है? नहीं। सोना नहीं करता, पारा नहीं करता है, लोहा। सीधी सी बात, क्या हो जाएगा? लोहा। जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा उसी की चलेगी। लोहा आ जाए सबको पीट डालेगा। क्यों? अच्छा मजाक हो रहा है। चलिए, लोहा जो है चुंबकीय पदार्थ, निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? तो लोहा जो है चुंबकीय पदार्थ है। अगला देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए, 60 वाट का पंखा 30 यूनिट बिजली में कितने देर चलेगा? 3 यूनिट। मान लीजिए आपके घर में 60 वाट का पंखा लगा हुआ है, 60 वाट का पंखा लगा हुआ है, और वो आपको 3 यूनिट बिजली बिल यूनिट में आता है ना। 3 यूनिट आपके पास बिजली है, अगर प्रीपेड है कि हाँ भैया 3 यूनिट का पैसा बचा है, 3 यूनिट बिजली आपके पास बची है, तो 60 वाट का पंखा कितने देर चलेगा?
कोई बता पाएगा? 50 घंटे। कितना देर? 50 घंटे। कोई दिक्कत? चलिए ए वाला अगला बढ़िए। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा बदलती है। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में। तभी तो देखिए हवा देता है। क्या करता है? हवा देता है, विद्युत ऊर्जा ले लेता है, विद्युत को मतलब बिजली ले लेता है, हमें हवा देता है, गोल गोल घूमता है, यांत्रिक ऊर्जा देता है। क्या देता है? यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा बदलती है यांत्रिक ऊर्जा में। सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है? अब 33 नंबर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, ये क्वेश्चन भी हम लोग लगा चुके हैं जब बोर्ड में बात होती है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। किसका? बैगनी रंग का, सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता -2D है, D मतलब डायप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी कितनी हो जाएगी? अगर कोई लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी -0.5 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -0.5 मीटर। किसी कोई दिक्कत? अगला पढ़िए। पृथ्वी तल के निकट परिक्रम करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग होता है लगभग, जो हमारे पृथ्वी के आसपास जो उपग्रह गोल गोल घूमते रहते हैं, जैसे आर्यभट्ट वगैरह, ये सब जो उपग्रह हैं वो गोल गोल घूमते रहते हैं, तो इनका कक्षीय मतलब गोल गोल घूमते हैं तो उनका कक्षीय वेग लगभग, एग्जैक्ट तो बताया नहीं जा सकता है, तो अप्रॉक्स में उसका वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सी वाला। कितना? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं। ये थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है, चलिए क्वेश्चन ऊपर पढ़ लेंगे, ऑप्शन नीचे देख लेंगे। 36 नंबर ये वाला, उसका ऑप्शन यहाँ दे रखा है। m द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा E है तो उसका संवेग होगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, ये मेरे ख्याल से लगभग आप सब लोगों को पता होगा। √2mE कितना हो जाएगा? सी वाला, √2mE। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए 37 क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। भूस्थायी उपग्रह मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का अपवर्तनांक कितना होता है? भूस्थायी उपग्रह का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कितना होता है? 24 घंटे। कितना हो जाता है? सॉरी, चलिए मैंने ब्रश लेना भूल गया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना होता है? 24। भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। जो भूस्थायी उपग्रह होते हैं, जो जमीन में उपग्रह होते हैं, जमीन के अंदर स्थिर कर दिए जाते हैं उपग्रह, उनका आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। तब 38 क्वेश्चन पढ़िएगा। पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग करनी चाहिए। समय ज्ञात करने के लिए लोलक घड़ी, मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी, लोलक घड़ी या स्प्रिंग घड़ी, ना लोलक और ना ही स्प्रिंग, मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी जो होती है उसका यूज करना चाहिए जब आदमी, समझ लीजिए, स्पेस में हो, अंतरिक्ष में हो। अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा हो, वहाँ कोई रह थोड़ा पाएगा, यात्रा कर रहा है मतलब गया है, तो वहाँ पे कौन सी यूज करता है? मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान उसके गुरुत्वीय द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए इसको इरेज करूं। हाँ ठीक है। 40 क्वेश्चन। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? कोई वस्तु है, उसकी अधिकतम चाल कितना हो जाएगी? कितना तेज वो दौड़ सकती है या कितना तेज चल सकती है, तो उसकी अधिकतम कितनी हो जाएगी चाल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड किस चीज की है? ये चीज आप कमेंट करके बताएंगे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू जो है वो किस चीज की है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पारसेक मात्रक है। पारसेक जो होता है वो किस चीज का मात्रक होता है, कोई बताएगा? खगोलीय दूरियों का। किसका होता है? खगोलीय दूरियों का। खगोलीय दूरियों को नापने के लिए पारसेक का नामात्र, जैसे कि आलू लेने जाते हैं तो केजी में नापते हैं, 1 केजी 2 केजी, अरे ग्रामों में नापते हैं, लेकिन अधिकतम भैया 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, तो ये केजी हो गया उसका मतलब भार का। तो इसी तरह जो खगोलीय दूरियां होती हैं उनका क्या होता है? पारसेक होता है। अब 43 क्वेश्चन नंबर देखिए। किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण बनाती है? समकोण समझ रहे हैं? बताने की जरूरत नहीं है, इतनी चीजें अगर बताने लगे तो बात नहीं बनेगी। कितना हो जाएगा? कितने बार एक घंटे किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन मतलब 24 घंटे में कितने बार परस्पर समकोण पर होती है? कोई बताएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48 टाइम वो समकोण पर परस्पर होती है। अगला पढ़िए 44 क्वेश्चन नंबर। यदि किसी कार का वेग घटाकर उसके वेग का आधा कर दिया जाए तो इसके रोकने में न्यूनतम दूरी तय करनी होगी। क्या हो जाएगा? अगर कोई कार था 10 के स्पीड में जा रहा था, उसको 5 के स्पीड में कर दिया गया, 5 के वेग से 10 के वेग से जाता 5 के वेग से कर दिया गया। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ दी नहीं है। तो इसको रोकने में न्यूनतम दूरी तय करनी होगी कितनी? 4/25 गुनी 4/25 गुनी। कितना हो जाएगा? 4/25 गुनी, बी वाला। अगला क्वेश्चन पढ़िए। वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बी सी वाला, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। गजब, कोई बताएगा? हाँ मैं ही बता देता हूं, मुझे तो बताना है ही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम। क्या हो जाएगा? पहला वाला, न्यूटन पर कूलाम। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए। फोर्टी 47 क्वेश्चन नंबर। क्षण चुंबक का एक सिरा ऊर्ध्वाधर दिशा में रखकर बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे। अगर कोई छड़ है चुंबक की, उसका एक सिरा ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे दिशा में रखकर बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे। कितने बिंदु जो हैं उदासीन प्राप्त होंगे? तो एक। कितने होंगे? एक बिंदु जो है वो उदासीन प्राप्त होगा, बाकी जो भी धन ऋण जो भी प्राप्त हो, एक बिंदु जो है वो उदासीन प्राप्त होगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन। प्लांक नियतांक किसका मात्रक होता है? जो प्लांक नियतांक होता है वो किसका मात्रक होता है? कोणीय संवेग का। किसका होता है? कोणीय संवेग का, सी वाला, कोणीय संवेग का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं 49 क्वेश्चन नंबर। 49 सब में पढ़ रहे हैं, पढ़िएगा। 49 नंबर। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। अब विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। एक विद्युत क्षेत्र क्या चीज विक्षेपित कर सकता है? एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, गामा किरणों को, अल्फा किरणों को। किसको? अल्फा किरणों को विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। क्या हो जाएगा? डी वाला। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 5th नंबर देखते हैं। एक नॉटिकल मील का मान होता है। अब नॉटिकल मीन भी एक वैल्यू, जैसे नैनोमीटर, मीटर, सब छोटे छोटे मात्रक आते हैं, वैसे एक नॉटिकल मील होता है जो मात्रक होता है। तो एक नॉटिकल मील का मान होता है, कितना होता है? कोई बताएगा? 1852 मीटर। कितना होता है? 1852 मीटर। इस तरह से आज हम लोगों ने जितना टारगेट बना रखा था कि 50 क्वेश्चंस करने हैं, वो हम लोगों ने कंप्लीट किए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि चैनल नया है। सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा। कोई सजेशन देना होगा कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।